नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे झूठ बोलकर, लोगों को झांसा देकर और झूठे वादे करके वोट लेने वाले नेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो कह सकते हैं कि 440 वोल्ट का करंट दिया है। मसला रेवड़ी बांटकर राजनीति करने वाले नेताओं के ऊपर एक ऐसा नोटिस आया है कि अब वो ना तो झूठ बोल पाएंगे, ना झांसा दे पाएंगे, ना ही लोगों को ये फ्री का जो कल्चर, फ्री बिजली, फ्री पानी, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये तमाम चीज़ों के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। पूरी डिटेल ये 7-8 पेजेस की वो पूरी नोटिफिकेशन हमारे पास है। इसको जानना और समझना ज़रूरी है। और क्यों केजरीवाल जैसे नटवर लालों को ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। एक मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है कि जहां एक पीआईएल डाला गया था कि जिसकी सुनवाई ऑलरेडी चल रही है कि ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये जो वादे करते हैं हम देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को चोट पहचान पहुंचा करके चुनाव जीतने का एक नया प्रथा जो हिंदुस्तान में जो शुरू हुई है, वो उस पे लगाम लगना चाहिए। तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया। अभी वहां पे डिस्कशन चल ही रहा है कि भाई वेलफेयर स्कीम्स क्या होते हैं और रेवड़ी कल्चर किसको कहते हैं। कि आप लोगों को फ्री में सब कुछ देने का झांसा देकर चुनाव जीतना और वेलफेयर स्कीम वो क्या होता है, तो इसके ऊपर बहस चल रही है। जहां तक वहां पे जो बहस हो रही है उसका जो उसको कह सकते हैं कि लब्बो लुभाव यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और तमाम चीजें जो वहां पे चल रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि जो योजनाएं टारगेट करके किसी गरीब के लिए, किसी समुदाय के लिए, कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके लिए अगर आप टारगेटेड कोई योजना, कोई प्लान बनाते हैं तो उसे वेलफेयर स्कीम के तहत माना जाएगा। लेकिन कोई ऐसा कानून आप और ऐसा प्रॉमिस आप बनाते हैं कि जिसमें हर किसी को छूट, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो उसे वेलफेयर स्कीम नहीं माना जाएगा। तो वो डिस्कशन उधर चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ये कहा कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि क्या गाइडलाइंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस तरह का एक गाइडलाइन बनाना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने आज वो गाइडलाइन बना दिया। और गाइडलाइन बनाया ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि 19 अक्टूबर तक हमारे इस प्रपोजल के ऊपर अपनी राय दें और उसके बाद इसको फाइनली अभी जो हिमाचल या गुजरात जहां कहीं भी चुनाव हो रहे हैं वहां इसे इंप्लीमेंट किया जा सके। अब इसमें क्या किया गया है, ये तो झूठ बोलने वालों की तो पोल पट्टी अब खुल जाएगी, क्योंकि जितना डिटेल ये नोटिफिकेशन है उसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। क्या कहा गया, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट है इसका उसको सुनते हैं। विद दिस एंड इन व्यू एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ मीनिंगफुल ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ ऑल नेशनल and recognized political parties and their candidates, the commission proposes to supplement existing MCC guidelines and mandate political parties to inform voters at large about financial ramification of their promises in manifesto against well-defined quantifiable parameters aimed at assessing feasibility of implementation of such promises within the financial space available in the state union in the enclosed pro forma which shall inter alia capture the following। ये कहा गया कि भाई आप promises जो करते हो, ये promises किस तरीके से ये राज्य की या अगर ये लोकसभा चुनाव है तो देश की इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव डालेगा। कहां कहां आप इसे खर्च करोगे, पैसा कहां से आएगा, तमाम चीजें
और साथ में एक परफॉर्मा दिया गया है। उस परफॉर्मा पे मैं आऊंगा कि जिससे सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये जो हवाबाजी वाली राजनीति है, ये जो रेवड़ी कल्चर है कि हम फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे। जैसे राहुल गांधी ने राजस्थान चुनाव से पहले ये कह दिया था कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको हम 7,000 रुपये पर मंथ बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो भत्ता अभी तक मिला नहीं, लेकिन लोग उसके झांसे में आ गए, वोट दिया। छत्तीसगढ़ में यही, वहां पे भी 7,000 हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन कभी किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं। आप कह देते हो कि भाई सबको फ्री बिजली दिया जाएगा, फ्री पानी दिया जाएगा। जब वो आता है समय उसके इम्प्लीमेंटेशन का, तो आप उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। चूंकि राज्यों के पास लिमिटेड संसाधन है, तो इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि आप इस तरह की जो योजना, इस तरह के जो प्रॉमिसेस करते हो, उसका इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है ये बताना वोटर्स को जरूरी है, ताकि वो समझ सके कि क्या चुनाव के बाद हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और झूठे प्रॉमिसेस आप अगर करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। परफॉर्मा में क्या क्या है? एक्सटेंट एंड एक्सपेंस ऑफ कवरेज, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, बीपीएल एंड पॉपुलेशन, क्वांटिफिकेशन ऑफ फिजिकल कवरेज एज इन वन अबव, quantification of financial implications of the promise made, availability of financial resource। ये 4 पॉइंट है। किसको आप टारगेट कर रहे हैं, क्या आप बता रहे हैं, इसमें क्या खर्च आएगा, कैसे क्या होगा और वायबल है या नहीं, इसकी जानकारी आपको देनी होगी। Ways and means of raising resources for meeting the additional expenditure to be incurred in fulfilling the promise, which could inter alia include increase in tax and non-tax revenue, rationalization of expenditure, additional borrowing, any other source to be specified, impact of the additional resource raising plan on fiscal sustainability of the state or the union government as the case may be। भाई आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप ये घोषणा कर देते हो कि सारी महिलाओं को हम 5,000 रुपये महीने देंगे, सारी महिलाएं आ जाएंगी वोट देने के लिए आपको। भाई 5,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा, और चुनाव के बाद आप जीत जाते हो, आप मामला को खत्म कर देते हो। तो ये जो गफलत डालकर जो वोट आप लेते हो, आप कहते हो भाई मुसलमानों को हम रिजर्वेशन देंगे। भाई कहां से आप दोगे, कैसे दोगे? आप ये स्कीम लगा दो भाई कि सारे मुस्लिम्स को जो है हम फला फला आर्थिक मदद करेंगे। पैसा कहां से आएगा, ये बताना पड़ेगा। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि ये जो आप प्रॉमिस कर रहे हो उस पे जो खर्च आने वाला, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, वो पैसा आप कहां से लाओगे? टैक्स बढ़ाओगे, कर्ज लोगे तो कहां से लोगे? तो ये तमाम जानकारियां आपको इस टेबल के जरिए देनी होगी। देखिए, ये वो परफॉर्मा है जिसको हर पॉलिटिकल पार्टीज को भरना होगा। क्या है इसके पहले कॉलम में? प्रॉमिसेस क्या क्या आप कर रहे हैं वो बताना होगा, और सेकंड कॉलम में आपको बताना पड़ेगा कि ये जो पूरा स्कीम है वो किस हिसाब से आप करने वाले हैं। थर्ड कॉलम में 3 अलग अलग हिस्से हैं, जिसका एक्सटेंड एंड एक्सपेंसेस ऑफ द कवरेज। फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ द प्रॉमिस मेड। तो ये तो प्रॉमिसेस को लेकर के है, लेकिन ये उतना खास नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक और टेबल है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज की पोल पट्टी खुलेगी, लेकिन कुछ पोल पट्टी यहां भी खुल जाएगी। जैसे आप कह देते हो कि भाई सारी महिलाओं को मैं दूंगा, तो ये बताना पड़ेगा, खर्च बढ़ेगा। फिर आप ये कहोगे तो ये दूसरे, और अगर आप ये कहोगे कि सिर्फ दलितों को देना है तो दलितों को तो आप सिर्फ दोगे, फिर अपर कास्ट नाराज हो जाएगा। आप ये कहोगे कि सिर्फ लड़कियों को देना है तो लड़के नाराज हो जाएंगे। मतलब ये कि चालाकियां आपकी जस की तस रह जाएगी, लोग समझ जाएंगे कि किस तरीके से आप छलावा कर रहे हो। लेकिन ये एक हिस्सा है। दूसरा जो टेबल है जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को भरना है, इसमें 2 हिस्से हैं। पहला, जो राज्य सरकार
और केंद्र सरकार, जहां भी इलेक्शन, लोकसभा है तो लोकसभा केंद्र की सरकार, या विधानसभा का चुनाव है तो राज्य सरकार, वो बताएंगी कि एक्चुअली सरकार की माली हालत क्या है, जिसमें ये डिक्लेयर करेगी सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, कितना एक्सपेंडिचर है, मतलब कमाई कितनी हो रही है और खर्च कितना हो रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा कि भाई उस राज्य ने कितने कर्ज ले रखे हैं। फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, कि सरकार, राज्य सरकार की जो लायबिलिटीज क्या है, कहां कहां उधार पड़ा हुआ है। साथ ही साथ पांचवा जो कॉलम है उसमें आपको देना पड़ेगा कि भाई राज्य की सरकार को कितना जीडीपी है, क्या कर रहे हैं, नहीं, क्या माली हालत है। यह सरकार की तरफ से डिक्लेयर किया जाएगा कि हां गुजरात में चुनाव है तो वहां का जीडीपी ये है, इतना कर्ज है, इतना ये है, इतना मुनाफा है, ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। इतना हम टैक्स, इतना रिसिप्ट आता है, इतनी कमाई होती है और इतना खर्च होता है। अब अगला कॉलम जो है, जो भरना होगा पॉलिटिकल पार्टीज को। पॉलिटिकल पार्टीज को बताना होगा टोटल एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ऑल इलेक्टोरल प्रोमिसेस। अब खर्च का हिसाब किताब किस तरह से देंगे? इंक्रीजिंग रेवेन्यू, इंक्रीजिंग रेट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस, लेविंग ऑफ न्यू टैक्सेस, डिसइन्वेस्टमेंट, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स। यही 3 तरीका है। आप जो प्रॉमिस जो फुलफिल करोगे वो किस तरीके से करोगे कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स हम ले रहे हैं उसको हम बढ़ा देंगे, तब हमारी कमाई आगे बढ़ेगी, तो हम उससे अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगे। अब अगला, रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल, फिर एडिशनल बोरोइंग्स, अदर्स नॉट कवर्ड इन 8.1 to 8.3। और इसके अलावा आपके पास कोई दिमाग है तो आप बताओ कि भाई कहां से पैसे आएंगे। टोटल ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज्ड फॉर फुलफिलिंग द इलेक्टोरल प्रोमिसेस, जीएसडीपी और जीडीपी एज द केस मे बी फॉर द करंट ईयर, इंपैक्ट ऑन फिजिकल सस्टेनेबिलिटी रेशियो, एडिशनल बोरोइंग्स। कहने का मतलब यह है कि अब आप झूठे वादे करने के लायक बचे नहीं। और इलेक्शन कमीशन और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, वहां दोनों जगह सुनवाई चल रही है। अब 19 तारीख तक पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी राय देने के लिए कहा गया है। ऑब्वियस सी बात है, जो जितना झूठा नेता होगा उतनी जोर से इसका विरोध करेगा। ये लिटमस टेस्ट समझ में आ जाएगा आपको। अभी कुछ घंटे पहले ही ये नोटिफिकेशन आया है, सारी राजनीतिक दल अपने अपने स्ट्रेटजीज बना रहे होंगे। तो एक मापदंड समझ लीजिए, जो इसका जितना ज्यादा विरोध करे, जितना तीखा विरोध करे, समझ लीजिए उतना बड़ा झूठा नेता है वो। तो कल से आप देखेंगे कि आपको मालूम चल जाएगा भाई कौन विरोध कर रहा है, कौन समर्थन में कर रहा है। जो जेन्युइन होगा, जिसके मन में समाज सेवा, लोगों के प्रॉब्लम्स को हल करने का जिसके पास प्लान होगा, जिसकी नीयत अच्छी होगी, वो इसको कहेगा कि ठीक है, हम इसका समर्थन करते हैं। और जो फ्रॉड होंगे, जो नटवर लाल होंगे, वो इसका विरोध करेंगे। 2 चीजें समझने की है, एक तो गाज आज गिर गया, दूसरी चीज ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिबेट चल रहा है कि फ्री बी किसको कहेंगे, ये रेवड़ी किसको कहा जाए और वेलफेयर स्कीम किसे कहा जाए। कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सब वेलफेयर स्कीम है। लेकिन वेलफेयर स्कीम तो वो जो टारगेटेड ग्रुप के लिए, गरीबों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, समाज में पिछड़े लोगों के लिए, वो अगर आप स्कीम निकालते हैं तब तो उसे वेलफेयर स्कीम माना जाएगा। लेकिन दिल्ली में जब आप कहते हो फ्री बिजली, फ्री पानी, तो आप तो ये नहीं कहते हो कि गरीबों के लिए, आप तो ये कहते हो कि भाई जितना भी कोई अमीर हो उससे कोई लेना देना नहीं, बस आपको फ्री दिया जाएगा। और यही वजह है कि मिडिल क्लास जो खर्च कर सकते हैं उसको भी आप इस तरह की सुविधाएं देकर, लोगों को भटकाकर, इकॉनमी को तबाह और बर्बाद करके
दिल्ली में तो आप ये सब काम कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली में जो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सरकारी कर्मचारी को जो पेंशन दिया जाता है, जो उसमें चला जाता है, उसको तो केजरीवाल को देना पड़ता नहीं है, ये तो केंद्र सरकार देती है। पुलिस को जो सैलरी मिलती है, पेंशन मिलता है, वो भी केंद्र की सरकार देती है। तो बहुत खर्चा यहाँ आपको नहीं करना पड़ता है, तो दिल्ली में आप इस तरह की चीज़ों को तो बहाल कर सकते हो। लेकिन पंजाब की हालत क्या होगी, दूसरे राज्यों में इस तरह की प्रॉमिस आप करोगे तो क्या होगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिबेट इलेक्शन कमीशन ने आज अपनी इस नोटिफिकेशन से शुरुआत की है। अब आगे नेताओं की पहचान होनी बाकी है कि कौन कितना बड़ा मक्कार है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।